नमस्ते। इस खूबसूरत शाम को मैं स्वाति कल्याणकर एमएमजी यानी मेडिको मेलोडी ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी जो ये खूबसूरत वीडियो आप देख रहे थे, ये बनाया था हमारी डॉक्टर मेघना जोशी ने, बड़ी लगन से बनाया है। डॉक्टर मेघना जोशी 22 साल से जनरल प्रैक्टिशनर हैं गोरेगांव में, और आज का ये सारा तकनीकी भार उठा रहे हैं हमारी डॉक्टर अरविंद गुंगाने जी, जो वैसे तो एक सीनियर जनरल फिजिशियन हैं, लेकिन आज के सारे स्लाइड्स, खूबसूरत स्लाइड्स इन्होंने ही बनाए हैं। दोस्तों, हाँ, that's मेघना जोशी and that's डॉक्टर अरविंद गुंगाने। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं हिंदी और मराठी फिल्म जगत के जाने माने गीतकार, लेखक, गायक, अभिनेता, म्यूजिक डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर श्री स्वानंद किरकिरे जी। स्वानंद जी का जन्म, पालन पोषण और प्राथमिक शिक्षण इंदौर में हुआ। आपके माता पिता दोनों ही पंडित कुमार गंधर्व जी के शिष्य थे। बचपन से ही कला की ओर आपका रुझान था। रंगमंच की बारीकियां सीखने आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया। सच्ची प्रतिभा कभी छिपती नहीं। आपको शहीद भगत सिंह, स्वराज जैसे टीवी सीरियल्स के अनुवाद और लेखन के लिए मुंबई आने का अवसर मिला। 2003 में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के गीत बावरा मन देखने चला एक सपना की सफलता के पश्चात परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, बर्फी, शमिताब और पीके जैसी बहुचर्चित फिल्मों के लिए गीत, संवाद और पटकथाएं भी लिखी। 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई के गीत लेखन के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी कविताओं का संग्रह आप कमाई भी बहुत सराहा गया है। आपने बतौर अभिनेता कई किरदार निभाए। 2018 में मराठी फिल्म चुंबक के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आप शायद भारतीय सिनेमा के पहले गीतकार हैं जिन्हें गीत लेखन और अभिनय दोनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। स्वानंद जी ने स्ट्राइकर और भोपाल दोनों फिल्मों के लिए म्यूजिक डायरेक्शन भी किया है। सत्यमेव जयते और एमटीवी कोक स्टूडियो के आपके गीत लोगों को आज भी दीवाना कर देते हैं। स्वानंद जी, आप जैसे शब्दों के जादूगर का स्वागत आप ही के गीतों के गुलदस्ते से कर रहे हैं हमारे मेडिको मेलोडी ग्रुप के प्रेसिडेंट शशांक इनामदार, जिन्हें हम प्यार से गुरुजी पुकारते हैं। डॉक्टर शशांक इनामदार बिस्लर्स एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर की जीवनी पर गीत लिखकर उन्हें स्वरबद्ध किया है और अथर्व शीर्षकों मराठी गीतों में रचकर उन्हें भी स्वरबद्ध किया है। आइए देखते हैं उनका वीडियो। आला बर्फी काजू बर्फी करते हैं ताता थैया, हम तो ऐसे है भैया, हम तो ऐसे है भैया। आएगा कोई आएगा, सब पे छा जाएगा। कौन आएगा? अरे हमारा स्वानंद आएगा। आएगा कोई आएगा, सब पे छा जाएगा। क्या ख्याल है कह के सबका सलाम वो ले जाएगा। नवराई माझी लाडाची, खान पान लड्डू जलपान। नवराई माझी लाडाची, खान पान लड्डू जलपान। बावरा मन देखने चला, बावरा मन देखने चला, एक सपने में दिल की दुआ। जब तेरी करनी मौला, दिल से दे तू दुआ दुआ। जब तेरी करनी मौला, दिल से दे तू दुआ दुआ। लाएगी भूकंप अगर हो जाए सब धुआ धुआ। कौन मदारी कौन जमूरा, कौन
कौन मुरारी कौन जमूरा कौन खेलता सारा खेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑल इज वेल भाई, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल भाई, ऑल इज वेल। स्वानंद जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आप मुझे जी बोल रही है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे जी मत बोलिए। बिल्कुल, आप इसके हकदार हैं। चलिए हम अपनी बातचीत शुरू करें। जी बिल्कुल। आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं। आप गीतकार हैं, आप अभिनेता हैं, आप गायक हैं, आप संगीतकार हैं, आप और बहुत कुछ है। जरा बताइए आप ये सब कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ और करना आता नहीं है। नहीं, पर थैंक यू स्वाति ताई। मैं आपको इसलिए ताई बोल रहा हूँ, उसका कारण मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों के बीच यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप सब लोग डॉक्टर्स लोग और मुझे इनवाइट किया इस वक्त पे। आप लोगों का काम इस वक्त हम लोग ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब सबसे ज्यादा मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं, आप लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके होने के लिए, आपके अपने काम के लिए, आपकी सेवाओं के लिए, आप जो भी कुछ करते हैं समाज के लिए, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं अपने बारे में यही बताऊंगा कि मैं बहुत मैं ये सब क्यों करता हूँ। मुझे खुद को कई बार ये सवाल पैदा होता है कि मैं ये सब क्यों करता हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि सबको जब लगता है कि मैं इतना सब करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक ही विधा के कई सारे पहलू है। तो जैसे कला अगर आप कहें, और खासकर उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी स्टोरी टेलिंग, अगर हम कहें कि कहानी कहने की जितनी कलाएं हैं, नाटक हो, सिनेमा हो, जिसमें कहानियां सुनाई जाती है, तो मैं उस कहानी कहने की कला के पौधे का हर हिस्सा बनना चाहता हूँ, बन जाता हूँ। तो उसमें पत्ते भी होते हैं, और फूल भी होते हैं, और फल भी होते हैं, और कांटे भी होते हैं। तो मैं सब और जड़े, तो मैं वो सब कुछ करने की कोशिश अपने आप करने लगता हूँ। मुझे नहीं लगता उसके लिए मुझे कुछ करने की खास जरूरत है। जहां तक म्यूजिक का बात है, म्यूजिक का सवाल है, गाने का सवाल है, तो गाना जो है वो मैंने कभी बहुत कॉन्शियस डिसीजन से नहीं सीखा था। मेरे घर में बहुत सारा गाना है। मेरे माताजी, मेरे पिताजी दोनों गाने वाले लोग हैं। पंडित कुमार गंधर्व के शिष्य रहे हैं, और वहीं से बचपन से मुझे गाना मिलता रहा बहुत सारा। और जब गाना मुझे बहुत सारा मिलता रहा, तो मैंने गाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम दिया अपने करियर में, और मैं नाटक की तरफ और थोड़ा मेरा रुझान बढ़ा। और मैं जब नाटक करने गया, जब दिल्ली पहुंचा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचा, तब मुझे रियलाइज हुआ और बहुत लोगों द्वारा कि मेरे पास जो गाना है वो बहुत ही अलग किस्म का और बहुत ही अलग है, और उसकी बहुत वैल्यू है। उसकी वैल्यू मुझे व्हेन आई रीच दिल्ली, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग। स्टिल लेकिन गाने के अलावा जितनी भी कुछ चीजें हैं वो मैंने अक्वायर की हुई है, ऐसा मैं कहूंगा। गाना लिखना हुआ, या स्क्रिप्ट राइटिंग, या एक्टिंग, ये सब चीजों के ऊपर मैंने बाकायदा काम किया हुआ है। जैसे आप लोग कोई चीज को मेथोडिकली सीखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप थिएटर, आर्ट, इसको सबको हम मेथोडिकली सीखते हैं। तो ये कहानी है। बिल्कुल। आपकी फिल्म चुंबक को देखकर जो फेमस एक्टर हैं अक्षय कुमार, उन्होंने ये कहा कि उनके 28 साल के करियर में उन्होंने आप जैसी एक्टिंग किसी की नहीं देखी। यहाँ इंडियन सिनेमा के छोड़िए, उन्होंने ये कहा कि हॉलीवुड में भी नहीं देखी। तो आपको वो किरदार कैसे मिला? और आप किरदार करते थे, लेकिन एक मेन रोल में, और वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना, आपका वो अनुभव क्या था, जरा बताइए। ये बहुत अच्छा अनुभव था। मतलब वो उन्होंने, अक्षय कुमार ने तो इतनी बातें बोली है कि वो मुझे सच में, मतलब आपने भी उनको दोहराया। लेकिन जो वो फिल्म देखेगा वो मुझसे एग्री करेगा। वो फिल्म। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। सॉरी, हमने सीधे बोलना शुरू किया। मैं आता हूँ, मैं उस बात पे सवाल के जवाब में आता हूँ। लेकिन आप लोगों ने इतना खूबसूरत जो प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, जो वीडियो, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आपने जो गाना गाया, वो गाना प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। वो गाना भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो मैं उसकी भी तारीफ करना भूल गया। सॉरी, ये सब
डॉक्टर शशांक इनामदार, हम उन्हें प्यार से गुरुजी कहते हैं। आपने गुरुजी बहुत अच्छा गाना बनाया, थैंक यू सो मच। और वो भी मुझे भेज दीजिएगा। अब बात रही चुंबक की, तो चुंबक के साथ में मेरा किस्मत, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें मुझे मेरे प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते हुए भी मेरी जिंदगी में हुई, उसमें एक चुंबक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैंने एक्चुअली अपने करियर की शुरुआत में कभी भी एक्टर बनना सोचा नहीं था, मैंने कभी तय नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा, या मेरा कभी भी एजेंडा नहीं था, मेरा कभी भी ये नहीं था कि एक्टिंग को एज अ करियर लूंगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। उसके अलावा भी एक्टिंग करना मेरे एजेंडा में नहीं था। मैं फिल्म डायरेक्शन जरूर करना चाहता था, करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि वो करते वक्त जब हम थिएटर में से जब मैं फिल्में कर रहा था, गीत लिख रहा था, गाने गा रहा था, तो कुछ दोस्तों ने दोस्ती में कास्ट करना शुरू किया। किसी ने कहा कि चलो मेरी छोटी सी फिल्म है, इसमें एक एंट्री है, वो काम कर लिया हंसी मजाक में, चलो 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 कर लेते हैं, कुछ एड फिल्म्स कर लिया। ऐसा करते करते थोड़ा बहुत काम कर रहा था। और चुंबक की टीम कुल मिला के काफी नए लोगों की टीम थी जब वो फिल्म बन रही थी। तो वो लड़का जो डायरेक्टर था, राइटर था, वो प्रोड्यूसर, ये सारे लोग नए थे, बिल्कुल नया नया शुरू कर रहे थे। उसी वक्त में मुझे एक एड मिला था। वो एड था टाटा स्काई का एक एड आता था एक जमाने में। टाटा स्काई के स्क्रीन पे एक एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें एक भूलने वाला फादर है जो सारे बिल भरना भूल रहा है, और उस तरह से मजाक वाला एड था। तो वो एड उन्होंने देखा और उनको उनके मन में ख्याल आया कि ये आदमी ये कर सकता है रोल। फिर उन्होंने मुझे फोन किया। मुझे कतई विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा रोल वो मुझे ऑफर करेंगे, क्योंकि दैट्स अ रोल व्हिच a big actor would do। और उन्होंने मुझे दिया वो रोल, और मैंने वो पहली बार था कि when I took acting very very seriously। मैंने कहा ये तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। it was a character of a autistic character, a person। So we had to study, we did our research, we met a lot of people, we decided the degree of autism, how mild, how whatever। और उसको करते करते we decided। so whatever I did in that, it was very very well researched। it was not researched in the sense as much as I could do, but yeah, it was not, we were not trying to। and then my director Sandeep Modi, who has also directed this web show Arya with Ram Madhwani, he was Ram Madhwani's associate। तो वो और मैं और हमने काफी उसके भी रिलेशन में कोई है जो इस तरह के सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, तो उनसे मिले, बातचीत की, एंड देन ग्रेजुअली दैट स्टार्टेड शेपिंग अप। एंड व्हाट आई रिसीव्ड फॉर चुंबक इज ओवरवेलमिंग, यू नो। वो शो, लेकिन अभी भी उसकी कुछ चीजें अटकी है कि वो किसी वेब पोर्टल पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया नहीं है अभी तक। होपफुली जल्दी आएगी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। आप जब बड़े हो रहे थे तो आपके जैसे प्रेरणा स्रोत आपके गाने में तो गुलजार जी थे या संगीत में गुलजार थे, वैसे आप किस एक्टर को बहुत मानते थे? मैंने बहुत एक्टर्स को मेरे को एक्टर्स बहुत पसंद थे। मैंने मतलब मेरे फेवरेट एक्टर्स में अगर आप उस समय के फेवरेट एक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो मुझे दो तरह के एक्टर, एक अमिताभ बच्चन साहब बहुत पसंद थे, और दूसरा उसी साइमल्टेनियसली मैं पैरेलल सिनेमा बहुत देखने लगा था, तो मुझे ओमपुरी बहुत पसंद थे। ओमपुरी मतलब बेहद पसंद थे। तो वो एक दो अलग अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग थी, दो अलग अलग अप्रोचेस थी एक्टिंग की, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी। तो मुझे दोनों ने बहुत आकृष्ट किया। मैंने शुरुआत की अमिताभ बच्चन के फिल्मों से, तो जैसे सभी ने की, हमारे जनरेशन के लोगों ने, लेकिन उसके बाद ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह ये मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं। ओम साहब ज्यादा। पहली फिल्म अर्धसत्य देख के मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेलम हुआ था, और मैंने एक्चुअली मेरे 11th बोर्ड, मैं मध्य प्रदेश में था, तो हमारे पे 11th का बोर्ड होता था, और उस बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के अंदर एक एग्जाम एक ऐसे लिखने को आया था, योर हीरो करके। हम लोग मध्य प्रदेश हिंदी गवर्नमेंट के लोग, हिंदी मीडियम के लोग हैं, तो वो मैंने ओमपुरी पे ऐसे लिख दिया था। एंड जब बाहर आया तो मेरे ऊपर बहुत हंसी उड़ी थी कि ये तू ओमपुरी पे कौन ऐसे लिखता है, तेरे टीचर को मालूम ही नहीं होगा ओमपुरी कौन है टाइप में। बट आई गॉट 100% मार्क्स इन दैट। बट क्या बात है, क्या बात है। वो जो भी पढ़ने वाले थे उनको समझ में आया कि मेरे पैशन समझ में आई थी। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। तो मैं इस तरह से, तो वो उस वजह से
तो उस तरह से तो एक्टिंग। उसके अलावा किशोर कुमार हमेशा बहुत प्रभावित करते रहे हैं। किशोर कुमार को देखता रहा, उनकी एक्टिंग, उनका बेबाकपन, उनका गाना। He was also everything, no? He used to write lyrics. आपकी मिट्टी के ही हैं वो, खांडवा। तो बिल्कुल किशोर बिल्कुल। कुमार साहब से भी बहुत प्रभावित रहा, पर प्रभावित रहा मतलब। हाँ, क्या बात है। आपने नाटकों में भी बहुत काम किया है, आपने नाटक निर्देशित भी किए हैं। क्या फर्क होता है नाटक करने में और फिल्मों में एक्टिंग करने में? फिल्मों में और नाटक करने में, एक्टिंग करने में बहुत फर्क होता है। बेसिकली नाटक के साथ एक चीज होती है कि नाटक एक जगह पे होता है, और नाटक एक जगह पे होने की वजह से क्या होता है कि और वो एक समय में, एक काल में, एक जगह पे होता है। सिनेमा कई जगह पे एक समय में हो सकता है। मतलब अगर आप एक फिल्म आपकी बन गई है तो चुंबक इस वक्त भी कोई कहीं देख रहा होगा, और बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी कहीं कोई देख रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाटक के साथ में ये होता है कि नाटक आपको उस समय में करने के लिए वेल रिहर्स होना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा रिहर्सल्स करके स्टेज पे एक्टर लोगों के सामने आते हो नाटक करने के लिए। लेकिन सिनेमा में रिहर्सल करने को उतना टाइम नहीं मिलता आपको। पर उसमें सिनेमा में दूसरी सुविधा ये रहती है कि सिनेमा में कैमरा होता है, तो कैमरा कभी आपकी आंखें भी देख सकता है, कभी आपको पूरा भी देख सकता है, कभी आपको सिर्फ हाथ से एक्टिंग करनी होती है, कभी आपको सिर्फ पीठ से एक्टिंग करनी होती है। तो नाटक में कई बार एक्टिंग करनी पड़ती है, सिनेमा में आप जो कर रहे हो वो सिनेमा देख लेता है। कैमरा captures you the way you are, you know. So sometimes being on camera also is very very important in cinema. So it's a very subtle kind of difference. नाटक में एक्टिंग पहुंचानी पड़ती है, सिनेमा आपसे एक्टिंग लेके जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे लगती है, और मुझे लगता है कि सिनेमा की एक्टिंग और दोनों एक्टिंग का बेसिकली जर्म तो एक ही है, एक ही चीज है, लेकिन दोनों में करने का थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। सिनेमा में आपकी एक्टिंग देख ली जाती है। क्या बात है। अब आपको एक पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ, आप पी लीजिए प्लीज। और आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आज आप जिस मकाम पर हैं, आपकी मेहनत, हुनर और लगन की वजह से वहां तक पहुंचने के लिए आपके परिवार का क्या योगदान रहा? क्योंकि एज अ सोसाइटी कोई ये करियर करे तो आप जानते हैं। शुरुआत में योगदान मतलब क्या, जैसे योगदान होता है वैसे ही रहा। लोग घबराते हैं, मैं आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट, आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट, क्योंकि हम लोगों की जिस तरह से सोशल स्ट्रक्चर से एक करियर का ना होना, एक किसी परमानेंट एक सिक्योर प्रोफेशन का ना होना। बेसिकली जब आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो उसका तो वरीज जो पेरेंट्स को होती है वो होती ही हैं, और मैं उनसे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने कभी उनको एज ऑब्स्टिकल नहीं देखा, बचपन से भी नहीं देखा, पता नहीं क्यों नहीं देखा। मुझे हमेशा लगा कि वो उनकी जगह सही है, एंड अनलेस यू प्रूव, अनलेस यू डू समथिंग। इसीलिए मैंने शायद एकेडमिक रूट लिया। एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज अ the institute where you get it. It's not very easy to get into NSG too. Yeah, and also it's like professional training. You know, if you can't become an actor, but at least you can become a theater professor in some place. बिल्कुल। एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आता है, आपको एमफिल करने को, पीएचडी करने को, उससे वैलिडेट होते हो आप। तो मैंने वो अप्रोच लिया। मैंने कहा कि अगर वैसे ही करना है तो इसको मेथोडिकली करते हैं। एंड initially they were worried, but they were very supportive at the same time. It was not that, because they themselves were singers and कलाकार थे। बिल्कुल। और all that ends well, जब अच्छा होने लगता है फिर तो सभी को लगता है कि ये अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा शुरुआती रेजिस्टेंस हर परिवार की तरह थोड़ा सा था उनका भी शुरुआत में। वरी था, रेजिस्टेंस नहीं था। मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने रोका नहीं मुझे कभी, लेकिन चिंता थी, डर लगता था उनको, वो डर तो वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्लासिकल की तरफ नहीं मुड़े, आप तो पंडित कुमार गंधर्व के घर में खेले हैं, बिल्कुल उनकी गोद में खेले हैं। उनकी कॉपी करके उनकी एक्टिंग कर देता हूँ मैं। क्या बात है। हाँ बिल्कुल।
लेकिन आपके गाने में उनका लहजा है, बिल्कुल है। हाँ नहीं, और मैंने फिल्म भाई में उनका जी जी हाँ, उनका किरदार भी निभाया है, तो व्यक्ति और पता ही वल्ली, है। हाँ, तो मैं क्या ज्यादा मुश्किल है आपके लिए, एक्टिंग या लिरिक्स लिखना? नहीं, मुश्किल तो खैर दोनों ही है और आसान भी दोनों ही है, दोनों में मजा आता है, दोनों एंटायरली अलग अलग चीजें हैं, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे कहो तो है भी, स्टोरी टेलिंग के मीडियम में ये दोनों अलग अलग औजार है, अलग अलग टूल्स है टू टेल अ स्टोरी। सो चैलेंजिंग इस वक्त पे एक्टिंग है, क्योंकि सिनेमा में गीत मैंने बहुत लिखे हैं, तो अब वो उस तरह से यू नो द गेम नाउ, यू नो योर सेल्फ ऑल्सो, यू नो आपको एक सर्टन तरह का ईज आ जाता है। आप सभी लोग प्रोफेशनल्स है, और तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको जब कोई चीज आप करते जाते हैं तो देन यू स्टार्ट नोइंग द थिंग, यू नो, आपको उसके साथ एक आपका रिश्ता बनता जाता है। तो एक्टिंग के साथ मेरा रिश्ता बन रहा है, इसलिए शायद मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ ज्यादा। पर सिंगिंग के साथ भी मेरा ऐसे ही था, मैं पहले सिंगर नहीं बनना चाहता था, लेकिन सिंगर बन गया, और बन गया तो इतने सारे गीत, तो धीरे धीरे मेरे को माइक के सामने जाने में भी डर लगता था, और आज की तारीख में करके मैं गाता हूँ। हाँ नहीं, वो क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ये सिंगिंग एंड लिरिक्स, म्यूजिक वाज नॉट माय पाथ व्हिच आई हैड टू। I always wanted to be a director and writer and always wanted to do that. In that process, I started getting a lot of work as a lyric writer. मेरा पहला गाना हजारों ख्वाहिशें ऐसी में आया, और मेरा गाना चला और लोगों को बहुत अच्छा लगा, और सडनली मेरे ऊपर बाढ़ आ गई गाने लिखने की। और मैं भी चाह रहा था कि कुछ ऐसा आए जिससे मेरा करियर शुरू हो, चले, पैसे आए, नाम मिले। तो ये सब गाना देने लगा था, तो मुझे लगा चलो आई विल टेक दिस राउट एंड प्रोबेबली रीच वेयर आई वांट टू रीच। बिल्कुल, मैं ये एक शेर है, रंग लाती है हिना, सुरफुर होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। रंग लाती है हिना, तो आपको कितने, यानी रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, तो आपको कितनी ठोकरे खानी पड़ी, या आपको कितना पिसना पड़ा? पिसना तो पड़ा, मतलब पिसना पड़ा, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत पिसना पड़ा या नहीं पड़ा, यानी मुझे मालूम था, बिकॉज मैं जब पिसना पड़ा वो सही काम मिलने के लिए। एक्चुअली दिस सिटी एंड द प्रोफेशन और सिनेमा वर क्वाइट are very welcoming for talent, let me tell you, very welcoming. When you have something to say, something to express. See, I am not talking about that big acting careers के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि लेकिन अच्छा लेखक अगर कोई है, या अच्छा कैमरामैन है, या अच्छा टेक्नीशियन कोई है, तो उसकी तो डर्थ है, उसकी तो जरूरत होती है। मुझे देर नहीं लगी, मुझे कभी किसी के पास, मैंने एक आदमी के साथ काम करना शुरू किया, सुधीर मिश्रा के साथ में, और मेरा सारा करियर उसके बाद शुरू हो गया। मतलब मैंने वहीं पे पहला गाना लिखा, गाया, बावरा मन देखने चला एक सपना, वहीं से मुझे दूसरा गाना मिला, मैं सीधे विनोद चोपड़ा के यहाँ काम किया मैंने, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स। उसके बाद मैं उस तरह से स्प्रेड हो गया इंडस्ट्री में। तो वो उस तरह से, हाँ, सिर्फ वो पहला काम मिलने तक, सुधीर मिश्रा तक पहुंचने तक जो शुरुआत में मुझे भटकना पड़ा, वो मुझे भटकना पड़ा। और चूंकि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं था कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जब आप कोई चीज प्रोफेशनली करते हो तो आप बहुत सारी चीजें और भी कर पाते हो। तो मुझे ऐसा नहीं था कि ब्रेड एंड बटर के लिए मैं उस तरह से किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं था कि मुझे पहला चांस मिलेगा तो ही मैं स्टार बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं दूसरे काम भी करता था, थोड़ा यहाँ वहाँ राइटिंग का काम, ट्रांसलेशंस के काम, ये काम वो काम करते हुए अपनी जिंदगी चलाते हुए अपने आप को, तो उस तरह से इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इट वाज डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट शायद ये एक नजरिया भी होता है, जो नजरिया होता है। हाँ, ये बड़ी बात है। कुछ लोगों को ये, कुछ लोगों से ये कुछ लोग इससे सीखते हैं, या कुछ लोग इसको स्ट्रगल कहते हैं। और स्ट्रगल तो इटर्निटी में है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल आपकी जिंदगी में कभी खत्म होती है, क्योंकि देखिए हमने 3 इडियट में जब हमने फिल्म बनाई थी तो हमने एक ही बात सोची थी एक्चुअली, और वो हमारा मोटो है, और वो हमारा मोटो है इसीलिए हमारी फिल्मों में आया।
वो मेरे अकेले की नहीं, राजू हिरानी जिनके साथ मैंने काम किया है बहुत सारा, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है, विधु विनोद चोपड़ा से। और हमने उसमें एक ही मैसेज देने, अभिजात जोशी, हमारा एक ही मैसेज था कि चेज एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो। तो इफ यू डू योर जॉब इन अ वेरी एक्सेलेंट मैनर, देयर इज नो रीजन दैट पीपल विल नॉट फॉलो। So you, the only thing you have to chase is excellence, you know, and that chase is constantly on. You have it is on, it is on, it is on, it is on as we speak. Absolutely. तो वो तो आपको पता नहीं, क्योंकि समय बदलता जाता है। आज 3 Idiot एक दिन यंग पिक्चर थी, आज वो पुरानी पिक्चर हो गई। Times change before we realize that they are changing. So you have to be there, you have to be in constantly exploring the new era, new times, new language, new everything. So it's the struggle is all constantly on. अब मैं आप कमाई की एक कविता सुनना चाहती हूँ। हम ये जानना चाहते हैं, और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि एक लेखक ये बताए कि जब वो लिख रहा है तो उसके जहन में या दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो आपकी एक कविता है, कितना हंसता हूँ, कितना रोता हूँ, जब मैं लिख रहा होता हूँ। बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ, जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। बिल्कुल। बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ, जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। झूठे किस्से कई मन गढ़े से लिए, झूठे किस्से कई मन गढ़े से लिए, सूखी ऋतुएं कई पतझड़े सी लिए, गीली लकड़ी सा मैं सड़ रहा होता हूँ। बेतुकी बात पर, दिन पे या रात पर, भरी दोपहरी में मैं अड़ रहा होता हूँ। लफ्ज बुनता हुआ, ख्याल चुनता हुआ, अनजानी सी राह पर बढ़ रहा होता हूँ। बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ, जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। मैं सनक जाऊंगा, मुझसे दूर ही रहो, मैं बहक जाऊंगा, चुप रहो चुप रहो। मैं कलाकार हूं, मैं ही सरकार हूं, तुम्हारे दुख में खुशी में मैं मददगार हूं। एहसानों की एक बड़ी सी गठरी लिए, सभी के माथे पे मैं चढ़ रहा होता हूं, उतर रहा होता हूं, बंद रहा होता हूं, उजड़ रहा होता हूं, बस रहा होता हूं, उजड़ रहा होता हूं, कितना कितना हंसता हूं, कितना कितना रोता हूं, मैं गीत लिख रहा होता हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक आत्मकथन है। ये दैट्स द प्रोसेस ऑफ एनी क्रिएटिव, और स्पेशली राइटर्स की यही होता है कि जब आप और हम लोग जब अप्रूवल के लिए लिखते हैं तो दैट्स बिल्कुल। अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बहुत दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कविता लिखना और फिल्मी गीत लिखना, इन दोनों में क्या अंतर है। इसकी पूरी प्रोसेस अगर आप बताएं, अगर कोई प्रोसेस हो तो। बिल्कुल। कि पहले धुन बनती है, कि पहले लिरिक्स बनते हैं, एक गीत कैसे बनता है। तो वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मैं पहले सवाल से पहले आता हूं कि कविता और गीत में क्या फर्क है। तो कविता और गीत में जो फर्क है वो मैं बहुत सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो ये है कि कविता वो है जो खाना आपने अपने परिवार के लिए पकाया है, कि आज मुझे ये बनाने का मन किया, मैंने आज ये बनाया, आज मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए, मैंने ये बनाया और सबने वो खाया। गीत ये होता है कि आपको बताया गया कि ये मेन्यू है, आपको बताया गया कि ये रिस्ट्रिक्शंस है, आपको बताया गया, वो शेफ का काम है, आपको बताया गया कि ये चीजें चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए, हमको ये एलर्जीज है, ये है, और आपने उसको ऐसे बनाना है जैसे घर जैसा लगे। तो ये दो है। तो कविता लिखने में बहुत सारी आजादियां होती है। आपका मन करे कि मैं आज सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगा, और बहुत खूबसूरत खिचड़ी भी आप बना सकते हैं, लेकिन तो गीत में जो ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो ये क्या होते हैं, वो एक स्टोरी होती है, जिसके लिए आप गीत लिख रहे होते हो। उसके अंदर कुछ किरदार होते हैं जिनके लिए आप गीत लिख रहे होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती है जिनके लिए आप गीत लिख रहे होते हो। तो इसीलिए लगेराव मुन्ना भाई का गीत कभी भी परिणीता का गीत नहीं बन सकता, और परिणीता का गीत लगेराव मुन्ना भाई का गीत नहीं बन सकता। वो दोनों ऑर्गेनिकली दो अलग अलग चीजों के लिए लिखे गए हैं। उसमें वो किरदार है,
तो वो सब चीजें ध्यान में रख के उसके बाद डायरेक्टर उसमें क्या कहना चाहता है, डायरेक्टर का क्या व्यू है, हम स्टोरी में स्टोरी के कौन से पहलू को, कौन से पक्ष को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से, किस तरीके से, उसका भी एक ख्याल होता है, उसकी भी एक उसका भी एक, तो इट्स वी आर स्टोरी टेलर्स असिस्टेंट्स, यू नो, हम लोग तो वो हम उसको लिरिकली उसको असिस्ट करते हैं, तो वो एक काम होता है। उसके अलावा फिर ये भी होता है, लेकिन हाँ इसका एंड ये होना चाहिए कि वो घर जैसा ही लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ऐसा लगना चाहिए कि ये गाना स्वानंद ने लिखा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए कि ये गाना आप ही के लिए लिखा हुआ है। तो और उसका प्रोसेस जैसा आपका सवाल था, वही उसका प्रोसेस होता है कि गीत दो तरह से लिखे जाते हैं। बहुत पुरानी समझ है ऐसी कि पहले धुन बनाई जाती है और उसके बाद उसके अंदर शब्द लगाए जाते हैं। मुझे शुरुआत में डर लगता था, तकलीफ भी होती थी कि ऐसे कैसे, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ दैट्स अ क्वाइट वर्केबल मेथड, और बहुत सारे सालों से उसको वो थोड़ी सी क्राफ्ट का हिस्सा है। इफ यू लर्न दैट इट्स वेरी इजी एंड देन इट कैन बिकम। उसमें बेसिकली जो उसमें दो चीजें होती है कि वो ये होता है कि उसमें आपको एक मीटर मिल जाता है। उसका एक और रीजन है, उसका एक रीजन मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि हिंदी सिनेमा हमेशा ही बहुत डिफरेंट टैलेंट को अपनी और बुलाता रहता है। मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो टैलेंट हिंदी स्पीकिंग हो। तो कंपोजर्स में ऐसे कई कंपोजर्स हिंदी सिनेमा में आए जिनको हिंदी आती नहीं थी, जिनको उर्दू हिंदी आती नहीं थी, तो उन लोगों ने आके तो उनसे कैसे गीत लिया जाए, तो उनसे कहा कि आप गाना बना दो, भले बंगाली बना दो या आपको जो भाषा में आता बना दो, फिर उसको हिंदी में हम बना लेंगे। तो ये भी रीजन रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट हमारे हिंदी सिनेमा में ऐसा आता है जो हिंदी स्पीकिंग टैलेंट ही नहीं होता, सिवाय लिरिक राइटर के, तो उसको तो होना ही पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जैसे हिंदी सिनेमा के हम पुराने से लेकर नए गीतों तक अगर हम देखें, तो हमको गोवन लोगों ने बहुत एनरिच किया हिंदी सिनेमा को, साउथ इंडियन फिल्म कंपोजर्स ने बहुत एनरिच किया, मतलब इलियाराजा से लेके रहमान तक, और बंगालियों ने बहुत एनरिच किया। तो इस तरह से मराठी लोगों ने बहुत एनरिच किया। तो ये इसके लिए वो दिक्कत निकाल देने के लिए भी कई बारी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो दोनों तरह से गीत बनता है, कई बार आप पहले लिखते हो और कंपोजर उसको कंपोज करता है, पर ज्यादातर बारी पहले गीत कंपोज होता है और उसके बाद ऊपर लिखा जाता है। ओके, आपके प्रेरणा स्रोत थे गुलजार साहब, इसमें यानी और भी होंगे, लेकिन मेन लीड गुलजार साहब, जो आपने कई बार कहा है। आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई और किस गीत को सुन के उन्होंने आपको वाव बोला, जो आपको लगता था कि आपको वो कभी वाव बोले? मेरा गीत था रात हमारी तो चांद की सहेली है, परिणीता फिल्म का, और उस गीत को सुनाने के लिए एक्चुअली वो इट वाज लाइक, तो शांतनु मोहित्रा मेरे जो कंपोजर है, वो उस समय पे गुलजार साहब के साथ एक ऐड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे वो ऐड करने के लिए वो उस समय वहां पे बुलाया और मुझे कहा, और मुझे अंदर वो डबिंग रूम में खड़ा कर दिया, और उसके बाद वो गाना गुलजार साहब को सुनाया। और गुलजार साहब ने गाना सुनने के बाद पहला सवाल ये पूछा कि किसने लिखा है, और दैट वाज लाइक अ गिफ्ट फॉर मी, अ प्राइज, एन अवार्ड फॉर मी। और गुलजार साहब फिर मुझसे मिलवाया गया और उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखा है। और उसके बाद फिर गुलजार साहब से बकायदा बहुत बारी मिलने के मौके भी लगे। मैंने गुलजार साहब की लिखी एक नाटक में मतलब उनकी लिखी एक फिल्म है अंगूर, उसको हमने नाटक के फॉर्म में किया था वापस, तो उसमें मैंने एक रोल किया था। तो तब गुलजार साहब से बहुत सानिध्य आया और बहुत सारी बातें करने का मौका मिलता है उनसे आज भी। एंड पटिया रात हमारी तो चांद की सहेली है वाज माय टिकट टू गुलजार साहब। बस थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, बस दो लाइन। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, संझा की बाती भी
कोई बुझा दे आज अंधेरे से जी भर के, करनी है बातें आज, अंधेरा रूठा है, अंधेरा ऐठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है, रात हमारी तू। क्या बात है, वाह। आपका पहला गीत पीयू बोले पिया बोले, बावरम। नहीं आपका, सॉरी 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 सॉरी, मैंने मेरा कहने का मतलब था नहीं, आप जिसको आपको जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाँ 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 हाँ, यानी आई थिंक शायद वो आपका पहला अवार्ड था, बेस्ट हाँ, लिरिसिस्ट। पहला अवार्ड था बेस्ट लिरिसिस्ट का। हाँ, करेक्ट। तो जी सिने अवार्ड्स में 2006 में गुलजार साहब का कजरारे कजरारे भी नॉमिनेट हुआ था, लेकिन अवार्ड आपको मिला। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसी साल फिल्म फेयर अवार्ड में गुलजार साहब को मिला था। जी हाँ, जी हाँ। अवार्ड मुझे परिणीता के लिए नहीं मिला था, बट इट वाज फैसिनेटिंग। और मेरा जी सिने अवार्ड का किस्सा ये था कि जी सिने अवार्ड वाज हैपनिंग इन मॉरिशस दैट ईयर, और हमको सबको इनवाइट किया गया था और हमको फ्लाइट पे आने के लिए कहा गया था, और मुझे बोला गया था कि 7 बजे पहुंच जाना, 7 बजे पहुंच जाना। और मुझे शाम को 7 बजे समझ रहा था, और मैं सुबह 9 बजे जब सो के उठा तो मुझे देखा, मैंने फोन पे 50 मिस कॉल थे। आई डिडंट रीच। हाँ, क्योंकि आपका अवार्ड आई थिंक प्रदीप सरकार ने लिया था। प्रदीप सरकार जी ने लिया था। और मैं पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि शाम की फ्लाइट है और मैं सुबह सोता ही रहा, मैं गया नहीं। और उसके बाद फिर मुझे एक चार्टर फ्लाइट पे भी ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन मौसम इतना खराब हो गया कि वो फ्लाइट उड़ी नहीं। तो माय फर्स्ट अवार्ड आई वाज नॉट प्रेजेंट, बट इट्स ओके, इट वाज फन टू वॉच इट ऑन टेलीविजन। ओके। हमारी डॉक्टर भावे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि भाषा को समृद्ध कैसे बनाया जाए। वो थोड़े से लिरिक्स लिखते हैं। मैं आपको बता दूं स्वानंद जी, हमारे जो सारे डॉक्टर्स हैं उनमें एक डॉक्टर हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्टर इनामदार के बारे में तो बता दिया, फिर हमारे एक डेंटिस्ट हैं डॉक्टर श्रीरंग तेंदुलकर, बहुत बढ़िया वो भी कंपोज करते हैं, और पद्मजा फेनानी से उन्होंने गीत गवाए हैं। हमारे ग्रुप में ये भी है, डॉक्टर भावे ने भी लिरिक्स लिखे हैं, थोड़ी वो म्यूजिक कॉम्पोजिशन किया है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि शब्दों का भंडार कैसे बढ़ाया जाए, यानी हाउ डज ही वन इम्प्रूव हिज वोकैबुलरी। मुझे लगता है कि शब्दों का भंडार, भाषा एक नदी प्रवाह की तरह होती है, नदी के वो बहती जाती है और बहती जाती है और बदलती जाती है। ऐसा मेरा भाषा का मेरा आकलन है। तो पुराना वो छोड़ती नहीं है, लेकिन नया जोड़ती है, और ऐसे भाषा अपने आप समृद्ध होती है। भाषा एक ऐसी विधा है जो समृद्ध होती है। तो अगर आप भाषा से प्यार करने लगेंगे और भाषा को अलग अलग रूपों में अगर देखने की कोशिश करने लगेंगे, तो मुझे लगता है भाषा आपको बहुत मजेदार अनुभव देती है। भाषा बहुत सुंदर सुंदर चीजें सिखाती है आपको। भाषा मतलब भाषा, महाराष्ट्र, अगर मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र में हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। हिंदी की बोलियों के बारे में भी यही बात है कि हर 10 किलोमीटर पे भारत में भाषा बदलती है। थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है, थोड़ी सी चीजें बदल जाती है, और वही शब्द जो यहाँ से एक संस्कृत निष्ठ शब्द चला होता है, वो बदलते बदलते पता नहीं क्या बन जाता है आगे जाते। और वो भाषा की खूबसूरती, अगर आप उससे प्यार करने लगते हैं तो भाषा फिर आपको नए नए शब्द दिखाती रहती है, नए नए शब्द। और भाषा की दूसरी अच्छी बात यह कि उसको, वैसे हमारी ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि हम भाषा को तुरंत प्रयोग में लाते हैं। अगर हम थोड़े दिन बैंगलोर चले जाते हैं तो लोग मच्चा मच्चा करने लग जाते हैं, थोड़े दिन अमेरिका चले जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सेंट ले आते हैं, थोड़ा सा हम भाषा के साथ, हमको अच्छा लगता है, हमको वो खेल अच्छा लगता है भाषा के साथ खेलने का। कोई पंजाबी दोस्तों के साथ कुछ दिन रह लेते हैं तो हम ओए ओए करने लग जाते हैं, और कुछ उर्दू दोस्तों के साथ रहने लगे तो बात पे नुक्ते लगाने लग जाते हैं, सुनो इजाजत वगैरह करने लग जाते हैं। तो
आई थिंक भाषा इज फन एंड गेम्स, और उसको समृद्ध करने का एक ही तरीका है कि उसको उससे प्यार करें और पढ़ें। जी हाँ, जितनी भाषा आपके एक बार वो आपका एंटीना वो रिसीवर चालू हो गया ना, देन वो नए नए शब्द पकड़ता जाता है वो अपने आप, और इस्तेमाल भी करता जाता है, साथों लेता भी है और निकालता भी है, वो दोनों गिव एंड टेक चालू रहता है उसका। वाह। आप जब अपने गीत की धुन पर, यानी आप जैसे आपने गीत लिखा और आपने उस धुन पर गीत लिखा, और उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, तो आप कहाँ तक आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है? कभी ऐसे हुआ कि अरे ये मेरा गीत है, जैसे साहिर साहब के साथ हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये मेरी गजलें नीलाम हो रही हैं, कभी आपको ये फीलिंग आई कि अरे ये मेरा गीत है? और ये शायद बाबरा मन के साथ हुआ, ऐसा पता नहीं, आप बताइए। नहीं, मुझे वो साहिर साहब का जमाना अलग था। उन लोगों को उन लोगों ने हमेशा ना सिनेमा के गीतों को बिकने का बाजार समझा उन्होंने। उनको लगता था कि उनका काम, वो जनरेशन वैसी थी, उनको लगता था उनका काम प्योर है और वो सिनेमा में आके उसको दे हैड टू सेल योर, उन्होंने हमेशा ये सोचा कि दे आर सेलिंग देयर सोल आउट, दे सोल्ड आउट सिनेमा को, उन्होंने सोल्ड आउट। हमारी जनरेशन में सिनेमा को सोल्ड आउट सेल आउट समझा ही नहीं कभी। बिल्कुल। हमने, हमारे लिए सिनेमा एक मीडियम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। तो गीत जब रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो मुझे लगता है कि हमारी तो जर्नी थी कि वहां तक पहुंचे हम किसी तरह से। तो वी नेवर थॉट कि ये गीत हमारा बिक रहा है। समटाइम्स कभी कभी एडवर्टाइजिंग करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि यार समटाइम्स वी सेल आवरसेल्व्स, समटाइम्स डू वी सेल आवरसेल्व्स टू लो। कभी कभी लगता है कि अरे यार ये इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हो और इससे बिक तो टॉयलेट क्लीनर रहा है। तो सही बात। सॉरी, not to I know, I understand. टॉयलेट क्लीनर का अपना महत्व है जीवन में, मैं उसको बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि वो उसको बहुत बहुत छोटे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुछ गाने होते हैं, जैसे कुछ गीत होते हैं, बाबरा मन जो गीत है उसने बहुत कुछ दिया मुझे, उसने उसको वो 3 या 4 बार तो अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट में भी इस्तेमाल हुआ। तो जब एक फोन के लिए बाबरा मन बजता है कि फला कंपनी का फोन खरीदो, तो आपको थोड़ा लगता है कि अरे ये छोटा हो गया गाना, बिल्कुल, ये इसके लिए नहीं बना था। इससे कई लोगों ने ऊर्जा ली है, इस गाने ने कई लोगों को ऊर्जा दी है, कई आज भी देता है, लोगों को समृद्ध वो करता है। मेरा गीत है ओरी चिरैया, उसके बाद मुझे कुछ फोन ऐसे आए जिसने लोगों ने डिसीजंस चेंज किए हैं अपने, क्या बात है, अपने बच्चे कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में उन्होंने डिसीजन, अगर आपके गीत की वजह से कोई अगर डिसीजन चेंज कर सकता है तो मुझे लगता है कि ये मीडियम बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या बात और इसको फिर कभी कभी लो सेल करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ इतना छोटा करना उतनी अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए लगता है कि पोएट जो होता है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स लिखने के लिए, जार्गनिंग लिखने के लिए, या किसी पार्टी के किसी नेता को कुर्सी दिलवाने के लिए, it should not be used for that smaller purpose. It can be done for, it can actually change lives. It does change if you do it correctly. Not every song, कुछ, but some songs. मैं आपको बता दूं कि आपका जो तकिया कलाम आपने दिया था, ऑल इज वेल, हाँ, तो मेरा बेटा जब पढ़ रहा था 12th में, या आई थिंक उस वक्त वो NIT में था, तो वो कह रहा था मम्मी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, परीक्षा के पहले, और शायद आज आपके इंटरव्यू के पहले मैं ऑल इज वेल कर रही थी। तो बहती हवा सा था वो। हाँ। उस गीत के पीछे की कहानी बताइए, क्योंकि उसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो वो आप सबको बताइए कि उसके पीछे क्या किस्सा था, या वो गीत कैसे बना। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि मुझे थोड़ा लगेगा कि मैं आपको तंग नहीं कर रही हूँ। पानी मेरा खत्म हो गया, मैं बाद में पीऊंगा पानी। ठीक है। नहीं, आप तंग नहीं कर रही, बिल्कुल तंग नहीं कर रही। तो बहती हवा के साथ किस्सा ये था कि हम 3 इडियट फिल्म के गीत बना रहे थे, और उसमें किस्सा ये हुआ था कि हमारे जो हमने जब बहती हवा सा था वो गीत लिखा, उसमें मुझे यही लग रहा था कि कैसे इस गीत को, वो एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है जिस कैरेक्टर को हमने भी फिल्म में देखा नहीं, जिस कैरेक्टर को हम देखना चाहते हैं, और वो कैरेक्टर कितना बड़ा है, वो कैरेक्टर इन कैरेक्टर्स के लिए क्या है जो उसे ढूंढ रहे हैं, उसको एस्टैब्लिश करने वाला एक गीत था। ऐसी सिचुएशंस आपको फिल्मों में कम मिलती है जब आपको इस तरह के पर्पस के लिए गीत लिखना होता है।
और वो गीत तो क्या लिखना, तो मैंने यही सोचा कि हम इस कैरेक्टर को कंपैरिजन का गीत लिखते हैं कि हम कैसे हैं और वो कैसा था, हम कैसे हैं और वो कैसा था। और उस कंपैरिजन का गीत जब लिखा हमने, वो गीत कोई ऐसा हिट होने वाला गीत नहीं है, उसके बारे में कभी ऐसा नहीं कहा जा सकता अपार्ट फ्रॉम इफ यू लिसन टू दैट सॉन्ग विदाउट द फिल्म यू विल प्रोबेबली डोंट नोटिस दैट सॉन्ग उतने ध्यान से कि ये क्या है गाना, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, लीक से हटके गाना है। लेकिन जब वो लिखा तो हमारे विनोद चोपड़ा साहब है, उन्होंने आमिर खान को फोन किया और उन्होंने उसको कहा कि यार तेरा अबिचेरी का गाना बना दिया हमने। वो कहने लगा क्या बोल रहा है यार, बोले यार क्या तू कह रहा है, बोले नहीं यार वो ऐसा कि तू जो हर कोई जाएगा तो एक गाना तो बजेगा ना, तो वो जो गाना तेरे समय में बजने वाला है वो बजा दिया हमने, लिख दिया। तो that was the small story about it. But yeah, that song, when the song came, not many people understood the song, but after the film that song became very big and it still is a big song. And लोग, वो भी गाना है जिसने लोगों ने, मतलब मुझे एक 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 सज्जन है, उनका फोन आया था, सोलापुर के थे, उन्होंने कहा कि he was 56 and he was to retire at 58 or something, ना, रिटायरमेंट की जो भी एज होती है 60। जी 60 अभी। और वो कह रहे थे कि मुझे हमेशा लग रहा था कि मैं नौकरी करके गड़बड़ करता हूँ, लेकिन ये बहती आवाज़ सुनने के बाद में मैंने नौकरी छोड़ दी और अपना काम करना शुरू कर दिया। 4 साल पहले, मतलब इतनी पूरी नौकरी करने के बाद भी 2 साल और कर सकते थे वो नौकरी, और वो नहीं हो सकते थे। पर उन्होंने कहा कि ये गाना सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और मुझे उनको ट्रैवल का बिजनेस उनके बेटे के साथ काम करना था, and he started doing that. And sometimes you feel really great that you write it for a film in a confined room. हम लोग होते हैं जो इसको बना रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता कि इसका इतना असर हो सकता है बाहर जाके। तो इसलिए और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है कि अगर इससे भला हो सकता है तो इससे बुरा भी हो सकता है, तो इसको रोकना पड़ेगा, इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। आपकी कभी आपने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हैं कि मैं चीप सॉन्ग्स नहीं लिखूंगा? आपने अपने ऊपर कुछ निर्बंध डाला है ऐसा? हाँ, मैं कोई मॉरल स्टैंड नहीं है मेरा, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वल्गैरिटी और ऑब्सनिटी के भी खिलाफ नहीं हूँ, इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज उसके बारे में मेरा कोई मॉरल जजमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रिविलसली टिटिलेटिंग काम नहीं करूंगा जी, ये तय है, और ये इसका पालन करता भी हूँ, और उस तरह से वो काम मेरे पास आता भी नहीं। मेरे रेपर्टोयर में ऐसे ज्यादा गाने मेरे पास ऐसे नहीं है जिनसे मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की हो। हालांकि शशांक जी ने एक गाना जो लाया है उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसका जिक्र किया, भूकंप नाम का एक मेरा। जी हाँ। और they are quite yes on that side of it was a part of the story, क्योंकि but those are the songs, and see the girl is saying, तो वो उस तरह के बिहार में नौटंकी में गाने वाली औरतों के 5 मूवी का है वो, 5 मूवी का गाना है। तो उसकी वजह से वो गाना मैंने बहुत डेलिबरेटली और सोच समझ के लिखा था। भूकंप भी है और उसमें कछुआ भी है, और जिस तरह से तो these are the songs, these are actually only two songs which go into the sexual obscene zone of yes. songwriting in my career, but they were absolutely necessary. Yeah. And I loved writing them. Okay. I loved writing them, but but they are not hits because they are not written for titillation. Yes. बिल्कुल। क्या आप खोया खोया चांद गा सकते हैं हमारे लिए? हाँ जी, बिल्कुल गा सकता हूँ। मेरे को 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा सा। बिल्कुल 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं 1 मिनट में आया, चलेगा ना? आधा मिनट। बिल्कुल दौड़ेगा, आप जाइए, मैं लोगों से बात करती हूँ। तो स्वानंद किरकिरे जी का ये पूरा अपना सेशन चलता रहेगा, आप लोग रुके रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम उनकी पर्सनालिटी के सारे शेड्स देखने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि
उन्होंने संगीत भी बद्ध किया है, उन्होंने उनके कई गीत हैं, उनकी कविता भी सुनने वाले हैं। अभी उनके अनुभव और काफी सवाल हैं मेरे पास, तो आप रुके रहिए, जस्ट वो पानी पी के आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो अभी हम जो उनके द्वारा गीत सुनने वाले हैं वो खोया खोया चांद फिल्म का बहुत खूबसूरत गीत है। और मैं आप सबको बता दूं कि वो गीत गाना इतना मुश्किल है क्योंकि वो पहले कुछ लफ्ज आते हैं और उसके बाद सुर शुरू होता है। और मैं आपको बताऊं, हमारी जो डॉक्टर मेघना है, मैंने उनको बोला था कि आपके वीडियो में वो गाना बिल्कुल रखें, लेकिन वो आपके गाने सुनते सुनते इतनी बह गई कि वो आपका कोई भी गाना कट नहीं कर पाई, और हम दोनों का उस बात पे झगड़ा भी हो गया। तो मुझे आपसे ये गाना जरूर सुनना है। चलिए सुनाता हूँ मैं आपको गाना। बिल्कुल। आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेर स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल हैं सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। वाह वाह, आपका गीत सुनते सुनते मैं अपना सवाल भूल जाती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपने ये जो बंदे में था दम गाना लिखा था, आप यानी वो फिल्म में भी जब मैंने देखा महात्मा गांधी जी को यानी उनका रोल रखा है, और आपने ये गाना रखा और लिखा, और उसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो कितना मुश्किल था, क्या किस्सा है उस गाने के पीछे? नहीं, वो गाना मेरी जिंदगी का, मेरे करियर का सबसे मुश्किल गाना है, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने परिणीता की थी और मुझे लगे रहो मुन्ना भाई मिली थी लिखने को, और मुझे लगा था कि चलो अब ये तो लगे रहो मुन्ना भाई तो एक अलग ढंग का फिल्म थी, और टपोरी मुन्ना भाई एक फिल्म लोग जानते भी थे उसको, तो लेकिन उसमें जब मुझे बताया गया कि हमको गाना लिखना है गांधी जी के ऊपर, और वो भी मुन्ना भाई के अंदाज में, तो मुझे पहले लगा कि ये कैसे होगा, और इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। उसमें बहुत दिनों तक मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, और हम एज अ टीम, मतलब हम लोग, मैं अकेला नहीं, शांतनु मोहित्रा मेरे कंपोजर, राजू हिरानी डायरेक्टर, विनोद चोपड़ा द प्रोड्यूसर राइटर ऑफ द फिल्म, एंड अभिजात जोशी जो उसके राइटर है, वो हम कांस्टेंट सेशंस करते थे, हर दिन बैठते थे, क्या होना चाहिए गाना, क्या होना चाहिए, ये रास्ता ट्राई करते थे, वो रास्ता ट्राई करते थे। दो चीजें थी उसमें, क्योंकि हमारा देश एक अत्यंत संवेदनशील देश है, तो अगर कोई चीज किसी को अच्छी नहीं लगे तो वो लोग बहुत नाराज होते हैं हमारे यहाँ पे, दे शो इट वेरी वायलेंटली। सिनेमा इज अ वेरी वेरी और सॉफ्ट टारगेट है सिनेमा इस मामले में, क्योंकि लोगों को जैसे ही कोई कुछ गुस्सा आता है तो वो स्क्रीन फाड़ते हैं, पिक्चर्स रोकते हैं। पिक्चर बनाने में पैसा लगता है, पिक्चर बनाने का काम ये होता है, तो कोशिश ये रहती है हमेशा, हर किसी की रहती है कि किसी की दिल, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। तो और खासकर गांधी जी के मामले में अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। और ऐसा करते करते एक दिन वो फ्रेज आया हमारे दिमाग में कि वंदे मातरम हम कर रहे थे। पहले हमने लिखा था अहिंसा परमो धर्म वंदे मातरम, ऐसा कुछ किया था। ये डिसाइड कहीं से हो गया था कि वो वंदे मातरम वाला गाना जो है उसका एक तरीका रखेंगे हम। और ऐसा करते करते जब राजू कह रहे थे कि वो गुलजार साहब का जो गाना है ना, बंदा ये बिंदास है, ऐसा कुछ होना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, फिर मैंने कहा
उनमें बहुत था दम, बंदा ये बिंदा से अहिंसा परम धर्म, उनमें था बहुत है दम, दम 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 दम, बंदे बंदे में था दम। अरे भाई अच्छा है, बंदे में था दम, ऐसे करके बताओ। क्योंकि फिल्म में जब वो गाना हम सुनते हैं तो रोकटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत गाना है। बहुत 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 सुंदर। अच्छी जगह इस्तेमाल होता है राजू की फिल्मों में, गाने बहुत अच्छी तरह से कहानी में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने डायलॉग राइटिंग भी किया और एकलव्य आपकी थोड़ी शुरुआती की फिल्म थी। जी। तो उस वक्त आपने अमिताभ जी के साथ एक छोटा सा रोल भी किया है आपने, जो मैंने मिस नहीं किया। और अमिताभ जी के साथ हम सब आशा करते हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ। उनके साथ काम करने का अनुभव बताइए, क्योंकि सब उनके काम करने के तरीके की बहुत तारीफ करते हैं। आज ही मैं वही सोच रहा था कि मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ आज अचानक से ये सारी घटनाएं हुई और कल रात को पता लगा कि उनको भी कोविड है और वो he's fine। तो बहुत सारी चीजें एकदम से रिवाइंड हुई और एकलव्य भी उसी में हुई रिवाइंड। और मैं ढूंढ रहा था कि मेरा अमिताभ बच्चन के साथ में मैंने इतना काम किया, मेरा एक भी फोटो नहीं है उनके साथ में। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं कभी फोटो वगैरह लेता नहीं हूँ। तो एकलव्य देख रहा था और मुझे वही याद है कि एकलव्य का समय जब हमने 40-45 दिन साथ में मैं उसी जगह पे हम लोग साथ में ही थे जहाँ पे अमित जी। तो मैंने इतना प्रोफेशनल कलाकार तो मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। इट्स नॉट, देयर इज अ रीजन व्हाई अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन, क्योंकि उन्होंने अपने काम से जिस कदर प्यार किया हुआ है और जिस कदर से ही इज हंग्री फॉर गेटिंग इट राइट, करेक्ट एंड रीचिंग आउट एंड टेलिंग दैट थिंग, वो बहुत अलग लेवल पे है। तो मुझे बहुत अमिताभ बच्चन जी के साथ सीखने को मिला। इवन एक सीन था उसमें जिसमें संजय दत्त का मैं असिस्टेंट बनता हूँ। तो संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी और हमारा एक सीन था तो जिसमें संजय दत्त और बमन ईरानी बात करते हैं। अमिताभ बच्चन को कुछ भी नहीं बोलना था, बिल्कुल चुप खड़े रहना था, पूरे सीन में चुप खड़े रहना। लेकिन ही कॉल्ड अस इन द मॉर्निंग एंड जब सेट पे शुरू हुआ फिल्म तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे एक बार बात करना चाहता हूँ। एंड तो अरे वो डायलॉग राइटर साहब को बुला लो। तो उतनी तहजीब, उतना सब कुछ नहीं उनसे। तो वो उन्होंने, उनका सीन नहीं था लेकिन उन्होंने संजय दत्त की लाइंस में और बमन ईरानी की लाइंस में भी कुछ मार्किंग की थी कि ये देखो इसको ऐसा बोलेगा तो ये अच्छा लगेगा, इसको ऐसा करेगा तो ये अच्छा लगेगा। क्या बात है। अपनी लाइन में उनका एक दूसरी सीन में एक लाइन थी तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया था रात को, सुबह अपने कमरे में। बोले ये लाइन को मैं थोड़ा ऐसा चेंज करूंगा तो आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? मैंने कहा सर आप पूरा चेंज कर दो, मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? मैं कौन हूं, मैं कुछ भी उसमें क्या। बोले नहीं बट जैसे काम होना चाहिए वैसे। फिर उन्होंने मेरा एक गाना भी गाया, अभी शमिताब में एक गाना पिटली सी बातें उन्होंने गाया है मेरा लिखा हुआ। तो वो भी एक अनुभव था उनके साथ में। ही लव्ड सिंगिंग, तो ही लव्स सिंगिंग। तो आई होप वो अच्छे होंगे और बहुत जल्दी। बिल्कुल होंगे, हम सब और पूरा देश आशा कर रहा है और बिल्कुल ठीक होंगे। आप कौन से गीत सुनते हैं? मैं पुराने नए सब सुनता हूँ, गीत तो मैं सब सुनता हूँ। मैं लता मंगेशकर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। गीत सुनने के मामले में जब से सिंगिंग स्टार्ट किए मुझे लगता है कि वो स्कूल है। अगर आप लता जी के गाने, हाँ, अगर आप लता जी के गाने गाते हैं और अगर आप उनको मास्टर करने लगते हैं तो आप बहुत सारा संगीत मास्टर कर रहे होते हैं। इट्स नॉट ओनली हर सॉन्ग्स कॉपिंग देम, नो। अगर उनको, तो मैं उनके गाने बहुत 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 बार सुनता हूँ। हर सुर, हर ताल, हर किस तरह से परफेक्शन है। पुराने गाने सुनता हूँ, नए गाने भी सुनता हूँ। मैं इस प्रोफेशन में आने के बाद मैं वैसे तो मध्य प्रदेश से हूँ और हिंदी भाषी हूँ, तो हमारा अंग्रेजी म्यूजिक से इतना कभी दोस्ती सरोकार रहा नहीं। लेकिन बाद में मैंने अंग्रेजी भी सुनना शुरू किया और अब तो वो भी सुनता हूँ मैं। और मैं सब कुछ सुनता हूँ मैं। एक्चुअली आपके बच्चों को पता होगा, बिली आइलिश भी सुनता हूँ मैं। जी पता है। अच्छा, आपने इतने गीत लिखे। अच्छा, ये एक सवाल मुझे छोटा सा पूछना था, आपको कभी लगता है कि आप लता जी को गवा पाते? ये मेरे फादर की बड़ी इच्छा है। उन्होंने कहा, एक बार उन्होंने कहा था कि एक बस लता मंगेशकर के साथ गाना हो जाए तो बिल्कुल। वो हो जाए तो बहुत ही कमाल की बात होगी। एंड इट जस्ट, मैं तो आई विल, अगर हो जाए बस, क्या बोले तो बस उसको बोल सकते। बट
बिल्कुल बिल्कुल। I was a little too late for that to लिटिल happen. आई नो, बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतने गीत लिखे, लेकिन कौन सा गीत आपने सबसे कम समय में लिखा और किस गीत के लिए आपको बहुत टाइम लगा? यानी कुछ ऐसा अगर आपको याद हो तो, नहीं, जैसे याद है, बिल्कुल याद है, बहुत बहुत अच्छे से याद है। 2 गीत है मेरे, जो वंदे मेरा दम मेरा शायद सबसे ज्यादा समय लेने वाला गीत है। बिल्कुल 15-20 दिन पता नहीं कितने लगे थे, वो कितने सेशंस उसमें गए थे वंदे मेरा दम को टू क्रैक दैट। और सबसे आसानी से लिखा हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स गीत, वैसे तो बहुत सारे गीत आसानी से भी लिखे हैं, पर सबसे कॉम्प्लेक्स गीत मेरा जो सबसे आसानी से लिखा है वो मैंने लिखा है काजू बर्फी, जो अच्छा, बर्फी फिल्म का गाना है, आला बर्फी बिल्कुल, आला जो आला, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। वो गाना मुझे धुन दी अनुराग ने, प्रीतम के यहाँ से मैंने अपने फोन में धुन रिकॉर्ड की, अनुराग ने मुझे फोन पे ब्रीफ किया, मैं बाहर निकला, बाहर आके वहां पे ब्रू कैफे था, उसमें बैठा और मैंने गाना लिख दिया क्या और भेज बात दिया, भेज भी दिया। और उतने ही 20 मिनट में अनुराग का भी फोन आ गया कि बहुत अच्छा है, वहां रिकॉर्ड कर दो, करके मैंने रिकॉर्ड किया। क्या शायद वो आपने गाया भी है ना, वही गाना? वो हाँ, मतलब वो एक्चुअली 2 लोगों ने गाया है, एक वर्जन उसका मोहित चौहान में, फिल्म में जो वर्जन है वो मोहित चौहान का है, लेकिन मेरा वर्जन इन लोगों को बहुत पसंद था और उनके बहुत लास्ट मोमेंट तक चल रहा था कि मेरा वर्जन रिलीज करें या मोहित का रखे फिल्म में। वो फाइनली मोहित का रखा गया, लेकिन अनुराग बिकॉज ही वाज इन लव विद माय वर्जन, ही रिलीज्ड इट सेपरेटली, और इसीलिए उसका नाम काजू बर्फी है। ओके ओके ओके। आपके ये इस करियर में कोई अतरंगी गीत आपने, जैसे ट्रांसलेशन या कोई, आई थिंक रोबो फिल्म का, उसके बारे में बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, वो बहुत खतरनाक है। यानी वो लगता नहीं है कि आपके वर्ड्स हैं, लेकिन ठीक है। हाँ, वो कभी कभी करना पड़ता है, वो मैंने भी करके देखा। और वो मैं एक्चुअली मैंने वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, खासकर तमिल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्टर शंकर है, तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी पहली फिल्म शिवाजी थी, तो मैंने की हिंदी में उनके लिए। तो मैं वो फिल्म का ट्रांसलेशन, हिंदी डायलॉग ट्रांसलेट करके उनको हिंदी में डबिंग करवाना, ये काम करता था। एंड दे वर वेरी 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 रिस्पेक्टफुल एंड बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत मजेदार, बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करने वाले लोग हैं। और नेक्स्ट फिल्म जब उन्होंने एंधिरन बनाई रोबोट, तो उन्होंने मुझसे कहा गाने भी लिखना है उसके। तो मैंने उनसे शुरुआत में कहा कि मुझे हमेशा डब्ड फिल्मों के गानों से दिक्कत रही है हमेशा। हम बहुत सालों से सुनते हैं, मजाक भी बनाते रहते हैं उन गानों का, बिल्कुल टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबर्न मछली मचलने वाली। बिल्कुल। तो वही था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा अपने हिसाब से लिखूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो। बोले हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल अपना बना के लिखे। लेकिन धीरे धीरे जब लिखने लगा तो समझ में आने लगा कि डबिंग की हुई फिल्मों की बहुत सारी दिक्कतें होती है। वो लिप सिंक भी रखना पड़ता है, जो एक्टर ने बोला है वो भी आना चाहिए। फिर उनका ये भी था कि हमने इन गानों पे बहुत मेहनत की हुई है, तो वो सेंसिबिलिटी को वैसा का वैसा लाना, उस कंफ्यूजन में बहुत फनी चीजें होने लगी। तो उसमें एक गाना है कादल अणुक्कन, उसमें वो है कि पागल अणुक्कण प्यारे दिल में कितने हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तेरे नीले नैनों में कितने हैं, इस तरह की फन। बट आफ्टर दैट आई स्टॉप राइटिंग। उसके बाद मैंने फिर अभी एक सायरा करके फिल्म थी, उसके भी गाने लिखे मैंने। लेकिन कुल मिला के ये था कि ये डबिंग के गानों से बचना है। बिल्कुल। आप इतना सुर में गाते हैं, आपने एक बहुत प्यारी कविता लिखी है कि सुर कैसा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दर्शक वो सुने। हाँ, तो मैं वो कविता मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, एक मिनट। सुर 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 सुर, हाँ मिल गई। सुर जो लागा ऐसा लागा जैसे शब्द का लागता। सुर कैसा लगना चाहिए? सुर कैसा लगना चाहिए? सुर जो लागा ऐसा लागा जैसे शब्द का लागता, अखियां मूंदे सुन घट भीतर अनहद बाजा बाजता। ये सुर कैसा होना चाहिए? शब्द का जैसे लगता है, या अपने अंदर जो अपने अंदर जो वाइब्रेशन है उसका जो साउंड है उतना प्योर होना चाहिए। कितना प्योर होना चाहिए सुर?
गेहूं का बाला खनकता परस हवा का लागता। जैसे गेहूं वाह। का बाला जो रहता है उसको वो परस, गैया आगे पीछे ज्यों बछिया रंभाता भागता, जैसे गाय के पीछे बछड़ा क्या बात। दूध को पिलाता है, तो वो सुर में जो सच्चाई है वो सच्चाई होनी चाहिए। रहट के आड़े चौताले पे जल जल कल कल सम को भागता, और आधी रात को फसल किनारे एक खर्राटा जागता, सुर तो ऐसा लागता, सुर जो लागा ऐसा लागा जैसे शब्द का लागता। एक फिल्म आई थी बाल गंधर्व, अगर आपने देखी होगी, सबने बिल्कुल मराठी, बिल्कुल, देखिए उसका बिल्कुल। जो गाना है सूर निरागस हो, जी। उसकी जो पहली लाइन है सूर निरागस हो, वो मेरी है, वो इसी कविता से ली हुई है। इंस्पायर हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाना मैंने, वो हम लोग शंकर से मीटिंग की थी, तो वो कुछ करना है तो मैंने ये लाइन दी थी। उस वक्त में मैं लिख रहा था गाने उस फिल्म के, सुबोध भावे की फिल्म थी, और वो सूर निरागस शंकर को बहुत अच्छी लगी, हमने उसको कंपोज भी किया उसके ऊपर कुछ उसने, और लेकिन उसके आगे का गाना मैं लिख नहीं पाया, और फिर मैं उस फिल्म से मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन ये उनका बड़प्पन है सुबोध का और शंकर का, दोनों का, कि दे टॉक अबाउट इट एवरीवेयर, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो सेइंग, यही कविता है और वो सेम है। चलिए अभी आपका रैपिड फायर हो जाए। बिल्कुल रैपिड। रेडी? यस। फिश फ्राई या पूरन पोड़ी? पूरन पोड़ी। क्या बात है। इंदौर की खस्ता कचौरी या मिसल पाव कोल्हापुरी? यार दोनों मिला के। गिल्ली डंडा या पतंग? पतंग। कागज और कलम या कंप्यूटर पर टाइपिंग? कागज कलम। MS धोनी या विराट कोहली? MS धोनी। नाम गुम जाएगा या इस मोड़ से जाते हैं? इस मोड़ से जाते हैं। चलिए आप रिहा हो गए। राइटर्स ब्लॉक आपको कभी हुआ है? बहुत बार होता है, रोज ही होता है। काम करने की इच्छा तो कम ही होती है। हाँ, तो वो तो मैंने सुना आप वर्कोहॉलिक हैं। नहीं, वर्कोहॉलिक है वो अलग बात है, लेकिन वो राइटिंग इज अ वेरी 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 फनी बिजनेस। तो वो कॉन्स्टेंटली आपकी लड़ाई अपने आप से चालू रहती है, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। सो राइटर ब्लॉक तो आता रहता है, लेकिन अब उसको उसके साथ डील करना भी सीख लिया है। तो जब राइटर ब्लॉक आता है तो उसको इज्जत देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए और कुछ और करने लगना चाहिए, और ऑटोमेटिकली यू कम ओवर इट। आप आजकल क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत कुछ अलग? नहीं अलग मतलब अभी तो लिख ही रहा हूँ मैं, एक वेब शो है उसकी राइटिंग चल रही है, और कुछ गाने लिखे हैं, कुछ गा रहा हूँ। सुधीर मिश्रा की नई फिल्म का गाना कल ही मैंने घर में रिकॉर्ड किया है, मतलब आजकल वो क्या बात है। आपका ओरी चिरैया तो हमें सुनना ही है, लेकिन आपने जो गाना गाया है पांच तत्व का बना पिंजड़ा, उसका थोड़ा अर्थ बताइए। इतना खूबसूरत गीत है वो। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और कबीर की फिलॉसफी के ऊपर ही वो गीत है। तो वो एक्चुअली 5 तत्व है जिनसे हम बने हुए हैं, ऐसे हमारी मानता है, हमारा मानना है। 5 तत्व कौन से हैं? मिट्टी, आकाश, जमीन, धरती, वायु, जल, अंतरिक्ष। इन सब से बना है मैटर, उस मैटर का बना पिंजड़ा। और तो इसको अगर अपने बॉडी को अगर पिंजरा कहे तो उसमें, और पिंजरे में मैना कैद है, इज योर प्राण, मन। और 5 लुटेरे ही है जो उसके ऊपर घात लगा रहे हैं, जो उसको कॉन्स्टेंटली अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते हैं। वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, है ना, गुस्सा, अपनी वासना, ये सारी चीजों का उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक है। और 5 लुटेरे इनका घात उसके ऊपर लगा हुआ है, और वो घबरा रही है, मैना घबरा रही है। तो और उसमें वो कह रहे हैं कि तो वो go beyond this, that's the basically ये। तो उसकी मेटाफर यही है कि पिंजरे से मैना को आजाद करना है, और कहना है कि go beyond this। वाह। और जब वो आप गाते हैं तो आप लगता है कि आपके और सुर के बीच में कोई नहीं है, आपको देखने में भी इट्स अ जॉय। अरे थैंक यू। कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आप, यानी किसी ने कंपोज किया है और आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ गलती है, या आप कमेंट करते हैं कि यू जस्ट सरेंडर? मैं दूसरों के काम में, मुझे लगता है कि गलती नहीं होती, वो गलती
वो आपका परसेप्शन हो सकता है. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न डूइंग सो मेनी. इतने अलग अलग विधाओं में मैं जब काम करता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि हर कोई अपना काम अच्छे से कर रहा है. हमको सिर्फ अपना काम अच्छे से करना है. सजेशंस हो सकते हैं, दे सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा इंटरफेरेंस ठीक नहीं है. फाइनल कॉल उन्हीं का होता है. और यही मुझे सिखाया है इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने और इसने कि एवरी वॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस. तो उस वॉइस को वैसे ही आने दो, क्योंकि आपको उसके फायदे बाद में पता चलते हैं. क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो क्या लेके आ रहा है. आपका दिमाग भी इतना ज्यादा ब्राइट या शार्प नहीं है कि आपको सब कुछ पता है. कुछ चीजें आपको नहीं पता होती, जो चीजें आपके लिए भी नहीं है. तो अच्छा लगता है जब आप, तो सरेंडर करना ज्यादा अच्छा रहता है. मुझे लगता है सरेंडर करने से आप पार जल्दी पहुंचते हो. लेकिन ये बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि ईगोस क्लैश. शायद Constant आप ऐसे इंसान हैं कि आप ईगोस क्लैश होते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन भी होता है काम करने का. तो मुझे लगता है उसको अगर आप डिसिप्लिन बना ले काम करने को, उसको ईगो से लेना देना क्या है, वो काम है. तो उसको ईगो से उस तरह से नहीं कनेक्ट करते कि यार इन्होंने मेरी बात नहीं मानी. अगर आप, मैं संदीप मोदी के साथ काम ही नहीं कर पाता. संदीप मोदी तो मेरे से बहुत जूनियर है, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन को देखता हूँ आज वो सुजीत सरकार के साथ भी उतने ही ईमानदारी से काम करते. क्यों करते? ईगो लेके नहीं कर सकते. उनको पता है कि ये नई जनरेशन का डायरेक्टर है, इसको जो दिखता है वो अलग दिखता है, मुझे नहीं दिखता वो. और कॉन्स्टेंटली उसको चेंज करना, कॉन्स्टेंटली उसको अडेप्ट करना, आत्मसात करना अगर आप चालू रखेंगे तभी आप चेंज होते हैं. वरना फिर आप पिलर बन जाते हैं. फिर आपका मंदिर ही बन सकता है, आप काम करने वाले इंसान नहीं बन सकते. तो मैं बच्चन साहब को ही देखता हूँ कि इतने सारे नए लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हो. और आज नहीं, मतलब उन्होंने तो कब से नए लोगों के साथ काम किया है. सारे लोग नए हैं उनके लिए. इवन आज कोई नया लड़का उनके पास स्क्रिप्ट लेके जाता है तो वो उसके साथ काम करते हैं. क्या बात है. ईगो लेके करेंगे, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, लेके करेंगे तो कर ही नहीं सकते. क्या बात. If you are a true professional, you will not bring your ego in. If you are a true professional. That's right. As a writer या लेखक का एक समाज के प्रति दायित्व होता है. आपने वो बताया पहले ही, आपके पहले ही इसका सवाल का उत्तर था कि जैसे ओरी चिरैया फीमेल फीटरसाइड के बारे में आपने किया. कई गाने आपने धरती के लिए भी, एनवायरनमेंट डे. तो ये सारे, आपको ये लगता है कि सभी का एक दायित्व होता है समाज के प्रति, सभी लेखकों का? मुझे लगता है कि दायित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक मॉरल इशू है कि आपका क्या. लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर समाज में हैं और अगर आप लेखक हैं तो आप आपके आजू बाजू की चीजों के बारे में लिखेंगे तो उसको रिफ्लेक्ट तो आप करेंगे. तो उन चीजों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा ही कभी ना कभी. आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहां, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा तो होता ही है. तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेता, लेकिन हाँ ये रहता है कि कुछ बात अगर उसमें आ जाए जो समाज से रिलेटेड हो, समाज को सिखाना. प्रीचिंग इज नॉट आवर जॉब. हमारा काम सिखाना नहीं है, हमारा काम सीखना है. और अगर उसी सीखने को हम कंटिन्यू रख सके, उस सीखने को हम अपने अंदर उतार सकें, तो हम जब सीखते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला भी हमसे सीखने लगता है. तो आई थिंक दैट उस अप्रोच से अगर हम चले, क्योंकि समाज जितना आप लोगों के लिए हर दिन हर समय जितना किसी और के लिए नया है उतना ही आपके लिए भी नया है. और कोई नहीं जानता कि सच क्या है. अल्टीमेट ट्रुथ को किसी को भी नहीं पता कि क्या सच है. सच तो लगातार बदल रहे हैं. बिल्कुल. तो आपकी ओरी चिरैया सुनेंगे, फिर मेरा एक सवाल और फिर एक और गाना. तो आप ओरी चिरैया सुनाइए प्लीज. ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर जा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर जा रे. हमने तुझ पे हजारों सितम है किए,
हमने तुझ पे जहां भर के ज़ुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, पूरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रही। क्या बात है, क्या बात है। आप डायरेक्शन करें इसका हम बहुत जल्दी इंतजार करेंगे और कर रहे हैं। तो आपके कुछ है, आपकी पाइपलाइन में कुछ है अभी? नहीं, ना बताने लायक कुछ नहीं है। जब बनेगी तो फिल्म ऐसी चीज है जो बनती है तो किसी से चुपती नहीं है। शायद आप इतने व्यस्त हैं, आपको वक्त ही नहीं मिलता होगा, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं आपकी। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, तो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन शायद उसके लिए भी आप राष्ट्रीय पुरस्कार ले जाएंगे, मुझे जरूर मालूम है। पहले खुद को बना ले। बावरा मन की कहानी बताइए, जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। नहीं, अब बावरा मन की कहानी वही है। मतलब बेसिकली मेरा पहला गाना है जो मैंने बिल्कुल स्वांत सुखाए लिखा था, खुद के लिए लिखा था, और उसको ऐसे ही गाते थे। मैं सुधीर मिश्रा जी को असिस्ट करता था के मेनन हजारों ख्वाहिशें ऐसी नाम की फिल्म के लिए, और उसी की फिल्म की शूटिंग के दौरान वो गाना गाया मैंने कहीं पे आते जाते ट्रैवल में, और वो के मेनन को बहुत अच्छा लगा। तो उसने वो गाना सुना, उसने लर्न किया, उसने बहुत बार वो गाना सीखा मेरे से, फिर सुधीर को सुनाया, सुधीर मिश्रा जी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा चलो, और ऐसे करके वो गाना मेरी आवाज में फिल्मों में रिकॉर्ड हुआ और मेरी जिंदगी की राह बदल गई। तो जो भी हूँ मैं बावरा मन की वजह से ही हूँ, जो भी करता हूँ मैं बावरा मन की वजह से ही करता हूँ, तो इसलिए वो गाना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन का। बहुत खूबसूरत है, और आपने हमें कितना खूबसूरत नजराना दिया है पूरी एमएमजी को। अरविंद, कैन यू जस्ट प्लीज शेयर दैट स्लाइड ऑफ व्हाट ही हैज, स्वानंद जी ने जो दिया है, और वो गाना। ये बिल्कुल नई लाइनें लिखी है मैंने। स्वानंद जी, ये गाना गाना पड़ेगा आपको। हाँ, ये बिल्कुल गाऊंगा मैं, और इस अंतरे के साथ गाना पड़ेगा। ये अंतरा तो कंपोज नहीं है, तो ये तो नहीं गा पाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो थैंक यू अरविंद, थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। ये सारे जो है हमारे जो फैंस हैं स्वानंद जी के, उनके लिए ये है, उन्होंने उनका हस्ताक्षर भी बहुत खूबसूरत। अरविंद, आई थिंक वी कैन हैव स्वानंद जी अगेन। अरविंद, या थैंक यू। तो मैं बावरा मन मैं गाऊंगा, बिल्कुल गाता हूँ। उसके पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये स्वाति जी जो हैं, ये मेरा इतना खूबसूरत इंटरव्यू जो ले रही है, ये रिश्ते में मेरी बहन है, और लेकिन मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ यहाँ आज। बिल्कुल। हाँ, तो कभी मुलाकात मेरी हुई नहीं। शी इज रिलेटेड टू मी, आई न्यू दैट, मुझे पता है, तो वो मुझे जी कर रही है, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है तब से। उन्होंने मुझे 35 साल बाद हमारी बात हुई। हाँ, मेरी आपसे हुई बात पहले कभी, मुझे याद नहीं। मेरी सीमा ताई से बात हुई है, पर हाँ, सीमा ताई की शादी में आप आए थे। हाँ, करेक्ट। और मैं इतनी व्यस्त थी काम करने में कि शायद बहुत छोटे थे तब, तो उतना। आप बहुत छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, तो बहुत, बट या, तो दैट्स हाउ वी आर मीटिंग। सो वो मुझे आप कह रही हैं तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन इस नोट के साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों के बीच में इन्होंने ही मुझे लाया है। और मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करती हूँ, डज एनीबडी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? वील जस्ट टेक वन ऑड क्वेश्चन, अगर किसी को पूछना हो, नहीं तो मंजिरी, मला आवडेल विचारायला, प्लीज विचार करना। मला आवडेल खूप विचारायला, आणि तुमच्या दोघांचं इतना चुस्त हिंदी सुनने को मिल रहा है ना कि मेरा धीरज नहीं हो रहा कि कुछ हिंदी में बात करूं। सोचा तो मैं 2-4 लाइन हिंदी में बोलूंगी, लेकिन मराठी कंफर्टेबल लगेगा ऐसा लगता है। मराठी बोलू ना, पण काय हरकत नाही ना? हाँ, नहीं, चालेल।
तुमच्या नावाप्रमाणे तुम्ही सगळीकडे आनंद आनंद विखरलेला आहे, असं म्हणजे अगदी अलंकारिक भाषेत बोलायचं तर. पण खूप मस्त वाटलं सगळं. म्हणजे स्वाती तर आमची ग्रेटच आहे, तिचं हिंदी काय, तुमची उत्तरं काय, सगळ्यांना मला अगदी खात्री आहे की खूप आवडलं असेल. आणि इतकी तिने मेहनत घेतली आहे की आता तुमच्याबद्दल जर का कोणाला माहिती काढायची असली की स्वानंद किरकिरे टाकलं गुगलवर, विकिपीडियावर जायला नको, एसकेपीडिया टाईप करा, एसकेपीडिया तुम्हाला सगळं सांगेल. म्हणजे एसके फॉर स्वानंद किरकिरे अँड एसके फॉर स्वाती कल्याणकर, म्हणजे एसकेपीडिया सगळं सांगणार, एवढी मेहनत तिने घेतली आहे. नाही, खरंच तिने खूप घेतली आणि ते मी पाहतोय. आणि ते म्हणजे खरंच मी त्याच्याबद्दलही बोलणार होतो की खरंच तुम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. माझी इतकी जुनी गाणी उकरून काढली आहेत की मी पण विसरलो होतो त्यांच्याबद्दल. दुसरं एक विचारायचं होतं, म्हणजे मला खूप बोलायची खरं सवय आहे, पण आज जरा कमी बोलते. अजून 2 प्रश्न आहेत माझे, की आता आपण मराठीत म्हणतो की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. मला त्याला ऍप तसं हिंदी काही सापडेच ना, कारण तुमचं हसणं म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये बघून आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही बहुतेक खूप नॉटी असे शाळेत असणार का, खूप अभ्यासू होता. म्हणजे बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात हे खरं आहे का? अभ्यासू नव्हतो आणि अभ्यासू तर अजिबात नव्हतो मी, नॉटीच होतो. आणि माझी थोडा कलागुणांकडे, माझ्या या गोष्टींकडेच माझं जास्त लक्ष होतं. आणि बाळाचे पाय पाळण्यात वगैरे काही दिसले नव्हते. तो माझा सगळा सततचा प्रवास असं मला वाटतं आहे, जो मी ऍक्च्युली मी माझ्या कलेला खूप अकॅडमिकली पण अप्रोच केलं. अप्रोच झालो म्हणजे शिक्षण घ्यायचं, ते शिकायचं, वाचायचं, शिकायचं, कोणी काय गेलंय ते करायचं, पाहायचं, असं करतच मी त्याला अप्रोच झालो. त्यामुळे मी हळूहळू गेन करत गेलो. आणि हो, मी थोडासा म्हणजे ज्याला म्हणतात की नॉटी प्रवृत्ती नेहमीच राहिली आहे. त्यामुळे बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याला हिंदीत म्हणतात पूत के पांव पालने में दिखना. आणि दुसरा माझा प्रश्न म्हणजे की एखादा, आता हे सगळे तुम्ही कलाकृतीच करणार आहे, म्हणजे गीतकार काय, गाणं म्हणणारा काय, डायरेक्शन करणारा काय. आता पंचमदान बद्दल एकदा ऐकलं होतं की आंघोळ करता करता चाल सुचली, माणूस बाहेर आला आणि पेटी काढून बसला. आपले भरत बळवल्ली आहेत, उत्तम क्लासिकल गातात, तर ते म्हणतात की बंदिश वगैरे गाताना मला असे माझ्या डोळ्यापुढे सूर नाचतायत असं वाटतं, आणि प्रत्येक सूर म्हणत असतो अरे मला घे मला घे. तर म्हणजे स्थळ काळ वेळ काही नसते एखाद्या क्रिएटिव्ह प्रोसेसला. तर तसं तुमच्या बाबतीत काही किस्सा आहे का की अचानक शब्द तुमच्या ओठी आले आणि तुम्ही लिहित सुटलात भराभरा? असंच होतं ऍक्च्युली. क्रिएटिव्हिटीची प्रोसेसच अशी असते की तुम्ही त्याला खूप फोर्स केलं की ते कधीच येत नसतं. आणि कधी सुटला तो झरा फुटला की तो फुटतो, मग तो तुम्ही त्याला आवरू शकत नाही. मग ते म्हणजे मोठी कविता सुद्धा म्हणजे असं 4 पानी 5 पानी सुद्धा लिहिलं जातं. इतकं ते एकदम ते जमलेलं असतं, ते असं बसत जातं एकेका ठिकाणी. तर ते नक्कीच आहे. आणि त्याला वेळ काळ नसतो. माझं जसं मला एके ठिकाणी स्थिर ठिकाणी बसून माझं होत नाही, पण मी कुठेही ट्रान्झिटमध्ये असलो, स्पेशली जेव्हा ट्रेन्स किंवा बसेसमध्ये, म्हणजे मुंबईत बसेसमध्ये प्रवास करायचो किंवा ट्रेन्समध्ये प्रवास करायचो, खिडकीजवळ बसलो आणि त्याची स्पीड सुरू झाली की सुचायलाच लागायचं. आणि तेच घरात कोंडूत कोणीतरी बसवलं तर मला अजूनही होमवर्क करायला बसवल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे ते अशा वेगळी प्रोसेस असते. पण तेच आहे की आपलं त्याच्याशी संधान साधलं गेलं पाहिजे आपलं. आणि ते जर का झालं तर मग ती क्रिएटिव्हिटीची प्रोसेस सगळ्यांनाच मोकळी असते, ते सगळ्यांकरता दार उघडतात. बरोबर. आणि तुमच्या खाण्याचं प्रेम आम्ही खूप ऐकून आहोत. तर आमच्या ग्रुप मधले बरेच जण खूप उत्तम जेवण बनवणारे आहेत. तर आपलं सगळं लॉकडाऊन संपल्यावर तुमच्या बरोबर आम्हाला गप्पा गोष्टी म्हणजे गाणं खाणं असं सगळं करायला आवडेल. तर आम्ही इन्व्हाइट केलं तुम्हाला तर जरूर या. नक्की येऊ आम्ही नक्की येऊ, नक्कीच येईन मी. आणि तुम्ही सगळेच मुंबईलाच असतात ना? हो, सगळे गोरेगाव, मालाड, पार्ल्याला आमचे एक डॉक्टर कानेटकर आहेत, रोडून येते. आमच्या सगळ्या प्रॅक्टिसेस किंवा आम्ही भेटतो गोरेगाव मालाड एरियात. मग आपल्या इथेच सगळे म्हणजे मुंबईतच आहे, मग काय नक्कीच भेटू शकतो. आणि येऊच. आणि मग स्वाती बोलवेलच ना ताई. स्वानंद आता मी स्वानंद म्हणते. स्वानंद घरी यायचं आहे. हो, मी वाट पाहतीये, तुला ओवाळायचं होतंय मला, आहे मला.
आणि बहुत बहुत अभिमान, बहुत बहुत गर्व होता है आपको, और आपकी यही उड़ान ऐसे ही चलती रहे, जारी रहे, और आप रुके नहीं. थँक्यू थँक्यू. येस, फार शशांकजी फार छान. थँक्यू. और आप मुझसे छोटे हैं तो बहुत बहुत दुआ, और इतना खूबसूरत आपने यानी बातचीत में मजा आ गया. थँक्यू थँक्यू हमेशा. और आपकी वो खूबसूरत 4 लाइनों के लिए वो मैं फ्रेम करके रखने वाली हूँ. शायद हम सब वो करेंगे. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया. चला मग बाबारामन 4 ओळी. हो. बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बाबरामन देखने चला एक सपना. क्या बात है. वाह. आपके सारे सपने पूरे हो, ये इस यकीन के साथ, और आप स्वस्थ रहें. थँक्यू. आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपण सगळे आलात इथे आणि हे गोड करून घेतलं, त्याच्याकरता खूप खूप थँक्यू. खरंच 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 इट वॉज ओव्हरवेल्मिंग. आणि स्वातीताई थँक्यू. चला टाटा, ओके. भेटू. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू. अजूनही गोष्टी कमी झालेल्या वाटतायत, पण नाही नाही ठीक आहे, आपण पुराच करू, परत करू, संपणार नाही. बाय.